हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर्स के प्राइसिंग के बारे में बात किया था। अब उसी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली टॉपिक आज के वीडियो में है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और उसको जोड़ के नो आर्बिट्राज बाउंड्स को भी क्लियर करते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं? जो भी मार्जिन्स होती है, ट्रांजैक्शन फीस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, तो वो क्या करती हैं कि एक आर्बिट्राज बाउंड बनाते हैं, यानी कि मार्केट में डिस्टॉर्शन पैदा करती है, जिससे कि अगर हम 100 का कुछ भी ख़रीदें और वो 102 रुपया में गया तो हम लोगों का क्या होता है कि 2 रुपया का प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो टैक्सेस हुए, कमीशंस हुए, वो क्या करते हैं कि जो 2 रुपया का जो प्रॉफिट है उसको भी वो ब्रेक इवन में ला देते हैं, यानी कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ या नहीं। आर्बिट्राइजर्स का सीधा सीधा क्या यहाँ पे मुद्दा रहता है कि अगर 100 का है तो वहाँ पे हम ख़रीदें और 102 रुपया में बेच दिए तो 2 रुपया का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो टैक्सेस होते हैं, मार्जिन्स होती है, ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, वो उनको प्रॉफिट करने नहीं देता। तो अगर 2 रुपया का यहाँ पे फ़ीस ही लग जाएगी तो आर्बिट्राइजर्स जो हैं वो प्रॉफिट नहीं होने, उनका प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आर्बिट्राइजर्स क्यों वहाँ पे बाय या सेल करेंगे? तो वो जो 2 रुपया का जो ऊपर नीचे का जो फीस है उसको नो आर्बिट्राज बाउंड बोलेंगे। यानी कि फ्यूचर्स के अगर जो फेयर प्राइसेस हैं, मानते हैं कि कोई फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट का जो फेयर प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो अगर टैक्सेस वगैरह लेके अगर 102 ऊपर का बाउंड में चला गया और नीचे का बाउंड में 98 चला गया, तो अगर कोई 98 से ख़रीद के 100 में बेचता है या फिर 100 से ख़रीद के 102 रुपया में बेचता है, तो उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट कब होंगे? जब वो बाउंड के बाहर आता है, यानी कि मार्केट में प्राइजेस बहुत ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव होते हैं तब जाके आर्बिट्राइजर्स वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। मानते हैं कि अगर फेयर प्राइस 100 है और सेम एसेट में अगर फ्यूचर्स का वैल्यू अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में 105 चला गया या फिर 106 चला गया, तब वहाँ पे वो बाउंड के बाहर चला जाता है और देन वहाँ पे आर्बिट्राइजर्स एंटर करते हैं, ट्रिगर होती है और वहाँ पे आर्बिट्राइजर्स प्रॉफिट करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ कैरी रहती है उसी से नो आर्बिट्राज बाउंड जो भी है वो चौड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि जब भी नो आर्बिट्राज बाउंड के अंदर ही प्राइस रहती है तो कोई भी आर्बिट्राइजर्स उसमें ट्रेड नहीं कर पाते। आर्बिट्राइजर्स कब ट्रेड कर पाएंगे? जब कोई भी बड़ी न्यूज़ आती है जिससे कि मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन हो, तब वो क्या होता है कि नो आर्बिट्राज बाउंड से वो प्राइसेस बाहर चले जाते हैं। तो अब जब नो आर्बिट्राज बाउंड्स के बाहर चले जाते हैं प्राइसेस, तब आर्बिट्राइजर्स वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को अगर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो सकता है? तो पहले तो हम लोगों ने जाना था कि कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या होता है कि जो भी एसेट है, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं, मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक हुआ, उसको अगर कॉस्ट ऑफ कैरी से जोड़ देते हैं तब वो उसके फ्यूचर्स के जो करेंट प्राइस है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर वो दोनों सेम होते हैं तो आर्बिट्राज नहीं हो सकती उसमें। ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को एक्सटेंड किया जाए तो आप जानते होंगे कि अगर कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में तो आपको डिविडेंड मिलती है। अब इक्विटी में डिविडेंड मिलती है तो अब उसको तो उससे माइनस करना होगा, नहीं तो फिर वहाँ पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगी। तो क्या हो सकता है अगर एक्सटेंड किया जाए तो आपका जो एसेट है उसके प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी को जोड़ दिया गया, अब उससे जो है माइनस कर दीजिए जो भी डिविडेंड्स मिले, यानी कि जो भी इनफ्लोज आ रहे हैं आपके उसको माइनस कर दीजिए उनसे, तब आपका फ्यूचर्स का फेयर प्राइस मिलेगा।